नमस्कार, मैं हूं बिलाल सब्जवारी। भारतीय राजनीति में बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का मसला कोई नया नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं, बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का मुद्दा चर्चा में आ जाता है। कोई कुछ कहता है इसके संबंध में कि इनकी संख्या 2 करोड़ है, कोई कहता है कि 1 करोड़ समथिंग है। वास्तव में इनकी संख्या है क्या, अभी तक किसी को ज्ञात नहीं। सरकार द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को लेकर जो हलफनामा दिया गया है, तो स्पष्ट कर दिया गया है कि इनकी सही संख्या क्या है, इनके बारे में सही डाटा क्या है, अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, तरह-तरह की चर्चाएँ करते हैं। दिल्ली का चुनाव भी है, कुछ लोग इसको एक मुद्दा भी बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर देश के अंदर मौजूद बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को लेकर एक राजनीति करती आई। दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का आप पार्टी पे आरोप है कि वो बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में इनकी संख्या बढ़ रही है, इनको आप पार्टी को इसको लेकर चिंता करनी चाहिए। वहीं आप पार्टी का ये कहना है कि वास्तव में ये ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। लेकिन जिसके चलते ये मुद्दा दिल्ली के अंदर समय-समय पर चर्चा में भी रहता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमान उत्तम कुमार से कि वास्तव में बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का ये मसला है क्या? क्यों इतनी इसे चर्चा होती है? क्यों इस पर राजनीति होती है? जब सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि हमें इसकी सही संख्या, इसका डाटा नहीं पता, तो लोग बड़ी-बड़ी बातें क्यों करते नमस्ते सर जी। बहुत ही अहम मुद्दा है ये और ये दिल्ली का चुनाव सामने रखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति जो बनाई हुई है उसमें ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा जरूर आएगा। उसी तरफ से पहली बार बीजेपी वर्सेस आप आम आदमी पार्टी ऐसी चुनाव विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि पिछले बार जो बीजेपी और कांग्रेस ऐसे भी हुआ था, अभी कांग्रेस हालांकि उतनी ताकत में नहीं है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ऐसे डायरेक्ट मुकाबला होने जा रहा है और दोनों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से कुछ मुनाफा भी है, कुछ लाभ है और वो मुद्दे अगर ठीक से नहीं उठाया गया तो कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। अब आपने 1-2 मिनट पहले जो बात उठाई कि उनकी कितनी आबादी है वो नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1997 में दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया गया था, उसमें लगभग 13 लाख बांग्लादेशी हो गए ऐसे ही बताया गया था। उसी हिसाब से अगर अनुमान लगाया जा सकता है तो अभी 25 से 30 लाख बांग्लादेशियों की आबादी दिल्ली में होगी और रोहिंग्या की उनमें 50,000 से 60,000 तक होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की हिसाब से। तो अगर 25 से 30 लाख अगर लोग हैं दिल्ली में तो ये बड़ा वोट बैंक है और बड़ा वोट बैंक है तो इस पर राजनीति जरूर होगी। आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि अभी दो मुद्दे हैं देखो। आम आदमी पार्टी ये क्यों गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की जो बेकायदा वोट बैंक है उनसे लाभ है, जो कि कांग्रेस को अब तक मिलते आ रहे थे पिछली वो चुनाव तक। पिछले चुनाव में पिछले से पिछले चुनाव तो कांग्रेस को जो वोट मिलते आए थे वो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिले बांग्लादेशी घुसपैठियों के। ये साबित है और इसी की वजह से आम आदमी पार्टी अभी भी एक रणनीति के तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले पर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये वोट बैंक अपनी ही पास रहे। हालांकि अभी तक उन्होंने मुद्दे बड़े नहीं किए, लेकिन चुनाव तक हर बड़े आयोजन में या बड़े रैली में भाजपा से वो ये जवाब मांगेगी कि देश और खासकर दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी कैसे पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा शायद, या किसी को याद होगा कि 3 साल पहले भाजपा के ये वरिष्ठ नेता थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने एक बयान किया था कि बार बार हाईलाइट करने की कोशिश करेगी अभी ये आप। उन्होंने बयान ऐसा दिया था कि दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा था और वो अभी कुछ दिनों पहले भी एक आपके नेता ने कार्यकर्ता ने ये हाईलाइट की और डेफिनेटली ऐसी बातें आप सामने लाएगी। अब बीजेपी की तरफ से अब हम मुद्दे रखने चाहेंगे तो आप अभी बैकफुट पर है।
बीजेपी वो मुद्दा उछालना चाहेंगी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर दिल्ली सरकार ने आज तक क्यों कदम नहीं उठाए? बांग्लादेशी बेकायदा जो आबादी पर है वो क्यों कदम नहीं उठाए? ऐसे वो कदम मुद्दे उठाने चाहेगी बीजेपी, और बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरना चाहेगी। तो ये मुद्दा है, आबादी उनकी लगभग 25 से 30 लाख है और ये वोट बैंक है, बड़ी वोट बैंक है। इसके हिसाब से राजनीति तो होगी। लेकिन लेकिन उत्तम जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने अभी हरदीप पुरी के एक बयान को कोट किया। तो हरदीप पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते उनका जो बयान होता है वो सरकारी बयान होता है, सरकार का बयान माना जाता है। हम ये जानते हैं कि हम्म, यूनाइटेड नेशन ने अ, बांग्लादेशी रोहिंग्यों बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को एक हम्म, शरणार्थी का दर्जा दे रखा है। तो जब हम्म। यूनाइटेड नेशन एक तरफ उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थी घोषित करता है, तो फिर कोई देश उसे अप्रवासी क्यों मानता है, अवैध अप्रवासी क्यों मानता है? मैं ये समझना चाह रहा नहीं नहीं, क्योंकि होता क्या है, पहली बात तो इन्होंने ये होती है अवैध प्रवासी मानने में, कि पहचानेंगे कैसे? ये बहुत अहम मुद्दा सभी सरकारों के आगे होता है, क्योंकि बहुत सारी छानबान के बाद और हमारी एजेंसी उतनी स्ट्रांग, मुझे नहीं पता अभी एक्शन जो लेना चाहिए। एक्चुअली हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत तगड़ी है, छानबान करने की एजेंसी बहुत तगड़ी है, स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी ये क्यों जान पहचान नहीं की जा रही है, और उनको क्यों खदेड़ के मतलब पहले जान पहचान होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। पहले कोई भी हमें अगर हेल्थ इश्यूज हो जाता है तो पहले डायग्नोस होने के बाद मेडिसिन शुरू किए जाते हैं, लेकिन डायग्नोस करना बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। और ये क्यों हो रहा है, ये मेरे सामने भी सवाल है कि पहले डायग्नोस करना चाहिए ना। अगर सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों मिलके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ये अगर मुहिम शुरू कर दी जाए, ड्राइव शुरू कर दी जाए, तो ये नामुमकिन नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अभी भी 2530 लाख, और ये बढ़ती जा रही है। अगर ये बढ़ती गई तो ये इसका वोट बैंक, क्योंकि क्या है, जैसे बहुत सारे मसले हैं पूरे देश में, और हर अलग अलग स्टेट में बहुत सारे मसले मसले हैं। फॉर एग्जांपल आरक्षण की बारे में भी कुछ स्टेट्स में ऐसे ही हुआ है, बहुत सारे इश्यूज के बारे में भी ऐसे ही हुआ है कि वो कुछ हद तक लागू रखना चाहिए था, लेकिन वो आगे हालांकि इसका और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये रोहिंग्या बढ़ते गए, बेकायदा बांग्लादेशी बढ़ते गए, और इनको अगर कोई भी सरकार ने सपोर्ट किया, कोई भी सरकार इनके पीछे खड़ी रही, इनडायरेक्टली भी, तो भी ये बहुत बड़ा खतरा देश के लिए, उस स्टेट के लिए भी आगे जाके हो सकता है। क्योंकि क्या बात होती है कि हमें उसकी आदत लग जाती है, कोई भी सरकार की, हमें मतलब कोई भी सरकार की, उसको सरकार को उसकी आदत लग जाती है कि अरे ये मेरा वोट बैंक है, इनको इनके लिए कुछ भी करे। तो सेम ये अवैध ठहराना, और ये उनके सामने चुनौती वगैरह नहीं है। एक्चुअली हम ढूंढ सकते हैं उनको, डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करें? ये अभी ये सरकारों का, राजनीति का होगा या वोट बैंक का मसला होगा, इसी हिसाब से ये चलता रहा होगा शायद। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेकिन इनको आइडेंटिफाइड दिल्ली में तो बहुत सारी जगह पर किया जा चुका है। नजफगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां इनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है। वहीं और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बदरपुर या कालिंदी कुंज जैसे क्षेत्र है, जहाँ इन लोगों की अ, संख्या में देखा जा सकता है इन लोगों को। लेकिन लेकिन आप जानते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आमतौर पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आमतौर पर बहुत ही गरीब और मजदूर किस्म के लोग होते हैं। ये दिल्ली में आके अपना वोटर कार्ड भी बनवा लेते हैं, आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं। लेकिन इनका जो आर्थिक ढांचा है, यह उतना कमजोर होता है कि ये बिजली पानी जैसी सुविधाएं अगर इनको मिल जाए, तो ये बहुत ज्यादा उससे लाभान्वित भी हो जाते हैं। तो दिल्ली के अंदर जिस हम्म। तरह से रोहिंग्या हैं, दिल्ली के अंदर जिस तरह से अप्रवासी कह सकते हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, तो दिल्ली सरकार इनको सुविधाएं तो प्रदान करा ही रही है।
तो क्या वोट भी इनको आप पार्टी को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, वही वही तो प्रयास चल रहा है अभी। कोई भी सरकार, अभी आज आप है, कल बीजेपी आ जाएगी, परसों कांग्रेस आएगी जी, तो वो भी वही करेगी। मैंने अभी 2 मिनट पहले सर यही बताया कि ये बहुत वो राज्य के सामने बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। ये सरकारें उनको यूज कर लेगी। सरकार को वही चाहिए अभी, क्योंकि आपने जो कुछ इलाके बताया, ऐसे ही सीमापुरी में भी कुछ साल पहले ऐसे सर्वे हुआ था एक्चुअली। कुछ बेकायदा बांग्लादेशी उनको सर्वे करके खदेड़ देने की बात तक आए थी, लेकिन क्यों नहीं निकाला पता नहीं। रोहिंग्या भी उनमें वो क्यों नहीं निकाले जा रहे पता नहीं। तो इस पर सरकार ने एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए। उसका एज एज ए लॉ क्या है ये देखना पड़ेगा शायद। लेकिन क्यों नहीं निकाला जा रहा, और सरकारें इनको क्यों सुविधा दे रही है, सिर्फ वोट बैंक के तहत। अगर आपने वोट अभी बैंक संभाला, क्योंकि आपको तो आप ठीक कह रहे हैं कि वोट बैंक के तहत सरकारें, राजनीतिक पार्टियां अपना लचीला रुख अपना लेती हैं। लेकिन उत्तम, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब ये घुसपैठ होती है तो बॉर्डर के माध्यम से होती है, बॉर्डर के माध्यम हम्म। से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां होती है। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को भारत सरकार द्वारा एक तलब भी किया जा गया था कि जहां पर एक फेंसिंग का मुद्दा, जो बाढ़ बंदी थी उसके मुद्दे को लेकर भी बहुत सारे वार्तालाप हुए। भारत ने ये कहने की कोशिश की है कि आप फेंसिंग को मजबूती से रखिए, जबकि बांग्लादेश सरकार का ये कहना है कि भारत उसका प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है। भारत ऐसे 4-5 जगह उन्होंने इंगित की जहां पर फेंसिंग टूटी है। तो इस हम्म। बाढ़ जो बनाते हैं जिसको फेंसिंग बोलते हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हम्म। अगर इसे बुनियादी स्तर पर या इनिशियल इस लेवल पर इसको रोके, तो सरकार किसी भी देश के अंदर घुसना इनका मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता हम्म। है फिर कि फिर गृह मंत्रालय या गृह मंत्रालय के अधीन जितना भी सुरक्षा बल है, वो बॉर्डर स्तर पर या जहां पर दोनों देशों की सीमाएं मिलती है, जहां से ये घुसपैठ शुरू होती है, वहां पर इतने संवेदनशील क्यों नजर नहीं आते? एक्चुअली मैं बहुत ही सही बताया आपने, क्योंकि ये बॉर्डर से ही अंदर आते हैं ना। इतने गरीब लोग फ्लाइट से नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो उनके पास पासपोर्ट होना, या नहीं भी होना तो भी चेक सब, एयरपोर्ट वगैरह सब सिक्योरिटी चेकअप वगैरह होने के बाद वो नहीं छूट पाएंगे। लेकिन ये बॉर्डर किससे ही भाग के छुप छुप के ऐसे आते हैं, मतलब अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे, अपने सिक्योरिटी या अपने बॉर्डर पे ही कुछ शंका उपस्थित होने की भी ये है। और क्योंकि उस साइड में, बांग्लादेश के साइड में फॉरेस्ट भी बहुत सारा है। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी अपनी जो फोर्स है, वो टाइट होना जरूरी, वहां से ही आते हैं। बाकी कहाँ से इतने लोग आएंगे? अभी अकेले दिल्ली में अगर 25-30 लाख लोग हैं, घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या है, पूरे देश में कितने होंगे? राइट। ये सर्वे अगर करेंगे और इन पर जो कुछ मुकदमा या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर कुछ चला जाना चाहिए, क्यों नहीं चला रहे? तो इस पे पूरा, अगर सरकार ये करती है तो सिक्योरिटी का काम है कि नहीं घुसने दे। लेकिन कैसे घुस पाते हैं ये तो बहुत ही, मतलब सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ उत्तम कि जिस तरह से इनको एक फैसिलिटीज मिली है, तो दिल्ली के अंदर एक और मुद्दा उठाया जाता है कि सब ये वोट जिहाद कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो श्री प्रकाश जायसवाल जो स्टेट होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बार सदन के अंदर इनकी संख्या के बारे में एक 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 तरह का बयान दिया था, और उन्होंने बताया थे लगभग 1 करोड़ समथिंग इनकी संख्या बताई थी। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो सेकंड टेन्योर था, स्टेट मिनिस्टर जो किरण किरण रिजिजू थे, उन्होंने भी इसकी संख्या को लेकर एक बयान दे दिया था। तो जब दोनों पार्टी की सरकारें, दोनों पार्टी के स्टेट होम मिनिस्टर जैसे रेस्पॉन्सिबल लोग इनकी संख्या को सदन में बताते हैं, और फिर जब सरकार इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, तो कहती है हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो इस विरोधाभास को कैसे देखते हैं? हाँ, तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर सदन में ऐसी बात होती है तो वो रिकॉर्ड पे आता है। राइट, ये हम सब पूरे भारतीय नागरिक जानते हैं कि अगर हमारे संसद में कुछ स्टेटमेंट किया जाए तो वो रिकॉर्ड पे आता है।
तो वो रिकॉर्ड कर नहीं सकते। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से या अलग सर्वे भी हुए हैं ना, मैंने अभी बताया कि सर्वे भी हुए हैं। हाँ, सर्वे हुए हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने शपथ पत्र दिया है। अगर अगर उस समय 13 लाख थे बांग्लादेशी, तो अभी उसी के हिसाब से अगर चलो मान लिया 13 लाख तो 13 लाख नहीं बढ़े एक भी, ऐसे मान लिया 13 लाख लोग ढूंढ के उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? ये सरकार क्यों फिर छुप रही है, मुंह छुपा रही है? कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार, कल कांग्रेस आ जाए, परसों और कोई आ जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो कार्रवाई करनी चाहिए वो ही सरकार है, क्यों मुंह छुपा रही है? सिर्फ वोट बैंक, अरे इतने से वोट बैंक के लिए 25-30 लाखों लोगों के लिए, या पूरे देश में 1-2 करोड़ लोग होंगे समझो, 1-2 करोड़ लोगों के लिए आप इतने करोड़ लोगों का बाकी जो सुविधा है या बाकी जो जीना हराम करे, क्यों करे ऐसे? हालांकि ह्यूमैनिटी के तरफ से देखा जाए तो वो कुछ बिगाड़ रहे हैं हमारा कि नहीं बिगाड़ रहे, अभी तक तो नहीं बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना भाई। हमें हमारी पूरी एक रोटी खाने को नहीं मिल रही, आप और उसमें आधी रोटी खाने को आ गए, तो ऐसे कैसे होगा? कुछ दिन के बाद ये गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे ही कर करके सिर्फ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बाकी सब पे लोड आ जाता है। और दिल्ली जैसे, अब फिर से मुद्दे पे आ जाएंगे, दिल्ली जैसा जो स्टेट है वो हमारा कैपिटल है। कैपिटल में अगर ऐसे बेकायदा कुछ लोग होंगे तो पिछली बार वो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कुछ बाकी गड़बड़ी हुई थी, ऐसा ना होगा ऐसे कोई डेफिनेटली इंश्योर कर सकता है कि भाई क्या पता ना। ये सब बातें आप ना सीक्रेट। बिल्कुल। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं चाहे वो राज्य है या देश है, देश उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस पर सुरक्षा सभी इम्पोर्टेंट। सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक एक एक तरह का प्लान बनाना चाहिए ताकि लोगों को डिपोर्ट किया जा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के हम्म। अपदस्थ होने से पहले बांग्लादेश और भारत के राजनीतिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, वैश्विक रिश्ते और हर तरह के रिश्तों में एक 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 तरह का एक सौहार्द देखा गया। और दोनों दोनों नेता, खासतौर से मोदी जी और शेख हसीना, बहुत ही अच्छे एक संबंध भी रखते थे, राजनीतिक संबंध। तो आपको लगता है कि उस समय उस इस चीज की अनदेखी कर दी गई बांग्लादेश के खिलाफ कि वहां से लोग आ रहे हैं, लेकिन हम्म। क्योंकि शेख हसीना से अच्छे ताल्लुक थे इसलिए उसकी अनदेखी कर दी गई। हम्म। आज सरकार बदल गई है, मोहम्मद यूनुस साहब यहाँ पर अब नए प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो अब बदलते परिवेश में ये एक बार फिर मुद्दा उठने लगा। तो कुल मिलाकर आप क्या देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते रहे, क्या आपको उन परिस्थितियों का भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मेरी दिलचस्प बात को बात पे रख दिया है। मुझे ये बताना, मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ कि अगर आपको मानवता धर्म निभाना है ना, हम चलो बाकी सब छोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, मानवता धर्म की बात करते हैं। चलो बांग्लादेशियों पे यहाँ आने के बाद उनको ऑथोराइज कर दो ना, उनको भी आधार कार्ड दे दो, उनको भी पैन कार्ड दे दो, उनको भी रेशन कार्ड दे दो, हमारे जैसा सब कुछ दे दो और यहाँ की सिटीजनशिप दे दो। ओके। हमारे जो भारतीय है उन वो जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने बात की कि इस्कॉन के लोगों पे हल्ले हो रहे हैं या कुछ हिंदुओं पे हल्ले हो रहे हैं, उनको भी ऑथराइज कर दो वहां के। हमारे कुछ अगर इंडियंस को वहां पे रहना है बांग्लादेश में, तो उनको भी ऑथराइज कर दो ना, उनको भी वहां की कुछ सिटीजनशिप दे दो। अगर आपके संबंध अच्छे आपने बनाए थे सरकार ने भारत बांग्लादेश के, तो दोनों के नागरिकों को दोनों जगह पे अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए ना। तो सिर्फ हमारी ही सरकार क्यों दे रही है उनको अच्छी सुविधा? ये हम्म, ये सोचने वाली बात है ना सर, कि अगर हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल। है, अगर क्या इन्होंने या पूरे दुनिया ने एक कुछ कानून बनाया है कि यहाँ इस देश का बंदा अगर बिलाल सर या उत्तम सर चले गए कल बांग्लादेश में रहने को, कोई रहने देगा अच्छे से? नहीं देगा ना। कुछ कानून है, इंटरनेशनल कानून है वहाँ, उसी हिसाब से हमें वहां पे रहना पड़ेगा। अगर वहां पे उनके ही रहते रहते हैं तो उनको भी यहाँ का कानून मानना पड़ेगा। तो ये हम क्यों नहीं लगाते, हम क्यों उसमें गड़बड़ कर रहे हैं? हम कौन रहते हैं हम, मतलब दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या इस देश की कोई भी सरकार हो, किसी को कोई हक नहीं है हमारे देश की सुरक्षा से तड़जोड़ करने का या कोई गड़बड़ करने का। ठीक कह रहे हैं कि किसी को कोई हक नहीं है कि भारत की सुरक्षा
के साथ खिलवाड़ करें। दिल्ली के अंदर भले ही एक ये मुद्दा एक छोटे रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका काफी महत्व है। आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का भारत में रहना और भारत के अंदर एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है और ये बात भी काफी जायज है कि सरकार जब बांग्लादेश के माइग्रेंट्स को अपने यहाँ जगह देती है तो फिर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी बांग्लादेश से डिमांड की जानी चाहिए कि उनके साथ भी किसी तरह की कोई राइट, दिक्कतें ना हो, उनके साथ भी सुरक्षा के करेक्ट, इंतजाम किए जाएं। ऐसा ना हो कि एस्कॉन टेम्पल के पुजारी से लेकर और अन्य जो भारतीय हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको देशद्रोही करार दिया जाए या उन पर तरह के उत्पीड़न किए जाए। इस चीज में भी भारत सरकार को एक संतुलित नीति बनाने की चलने की जरूरत है। तभी जाके ये मसले एक एक सुधर सुधर पाएंगे। जहां तक रहा सवाल शरणार्थियों का, तो शरणार्थी एक एक देश के दूसरे देश में समय समय पर जाते रहते हैं, लेकिन नीतिगत रूप से हमें इसमें उचित फैसले एक नीतिगत फैसले लेने की जरूरत है, ताकि ये मुद्दे ना तो राजनीतिक रूप से देश के अंदर छा पाए और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका हमें कोई नुकसान हो। आपने हमसे बात की उत्तम, इस करेक्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे गुजारिश करेंगे आप आगे भी हमारे प्रोग्राम में आते रहिए। और साथ ही साथ मैं एबीसी हिंदी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहें और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको सर्व करते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।